मेरे दोस्त, आज हम उपस्थित हुए हैं सुपर टेट 2020 के लिए लेक्चर नंबर 2 लेकर के। देखिए मित्रों, पहले लेक्चर में हमने हिंदी साहित्य की बात की, साहित्य इतिहास लेखन की बात की और उसकी परंपराओं की बात की। ठीक है, उससे रिलेटेड संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात की। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की। मेरे दोस्त, जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार सुपर टेट का पेपर देखा होगा, बीज वन काल पूछा गया था, नाम किसके द्वारा दिया गया है। यूपी टेट के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो चीज सुपर टेट में रिवाइज भी हो सकती है। श्रृंगार काल नाम किसने दिया। तो ये आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक क्वेश्चन की गारंटी लेता है। यह टॉपिक एक प्रश्न की गारंटी लेता है दोस्त, और वीडियो देखिए अच्छे से, जो है इसको समझिए। मैं गारंटी से कहता हूं, याद नहीं करना होगा। तमाम बच्चे कहते हैं कि सर इसका कोई ट्रिक। मेरे दोस्त, ट्रिक बहुत काम नहीं करती। याद रखिए, पर्याप्त समय है आपके पास, खूब अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिए और जब दिमाग में बैठेगा अपने आप याद हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त, चलते हैं पहले टॉपिक की ओर, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। पहले देखिए, काल विभाजन और नामकरण का मतलब क्या है, ये चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दोस्त याद रखिएगा, जब हमने जॉर्ज ग्रियर्सन जी के इतिहास की बात की थी, तो मैंने कहा था कि ग्रियर्सन साहब ने पहली बार काल विभाजन और नामकरण किया। काल विभाजन और नामकरण का मतलब है कि हिंदी साहित्य के जहां तक के इतिहास को उन्होंने लिया है, उस इतिहास को अलग अलग भागों में बांटा और उन भागों को अलग अलग नाम दिया। यही है काल विभाजन और नामकरण। तो दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को अलग अलग रूप दिया, अलग अलग काल विभाजन किया और अलग अलग नामकरण किया। लेकिन हम यहां लेंगे किसका काल विभाजन और नामकरण? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी का ही काल विभाजन और नामकरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने यही लिया है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया है, सबसे पहले इस प्रश्न पर गौर करिएगा दोस्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, 4 कालों में बांटा है। कैसे? वीर गाथा काल, पहले काल का नाम दिया वीर गाथा काल, दूसरे काल को कहा भक्ति काल, तीसरे को कहा रीति काल और चौथे को कहा गद्य काल। ठीक, इसी वीर गाथा काल को आदिकाल नाम भी दिया जाता है और गद्य काल को आधुनिक काल भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, ये आदिकाल शुक्ल जी द्वारा दिया गया नाम नहीं है। शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा था, लेकिन इसका सबसे चर्चित नाम आदिकाल है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया है। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, तो मैंने यहाँ चर्चित होने के कारण आप जान जाएं, इसलिए मैंने यहाँ आदिकाल भी लिखा है। गद्य काल शुक्ल जी ने नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आधुनिक काल कहा, तो मैंने गद्य काल के साथ इसलिए यहाँ आधुनिक काल भी जोड़ दिया है। तो ये चीज भी हमने आपको स्पष्ट कर दी कि आपको कंफ्यूजन न रहे। दूसरी चीज, अब जब शुक्ल जी ने इनका नामकरण किया, तो इस नामकरण के साथ इसका काल विभाजन भी किया, बताया कि कहां से कहां तक कौन सा काल है, कहां से कहां तक कौन सा काल है। तो शुक्ल जी ने सबसे खास बात पहले याद रखिएगा दोस्त, शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वो विक्रमी संवत में है, ईस्वी में नहीं है, विक्रमी संवत में है। तो मैं आपको तरीका बता दूं, यदि आप ईस्वी जानना चाहते हो तो विक्रमी संवत में से जब माइनस कर देते हैं 57, विक्रमी संवत में से जब हम 57 घटा देते हैं, तो जो समय बचता है वो हो जाती है हमारी ईस्वी। तो शुक्ल जी ने जो पहला नाम दिया वीर गाथा काल, उसका समय दिया 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत। यदि आप ईस्वी में इसे निकालना चाहते हैं तो दोनों में से 57 घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा 993, और ये 57 घटा लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका, मुझे उम्मीद है कि 1318 के आसपास, ऐसे कुछ 8 7 15, हाँ लगभग 1318 के आसपास आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद भक्ति काल, भक्ति काल को इन्होंने कहा 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत, अर्थात
आदिकाल 1375 में खत्म होता है, वहां से शुरू होकर 1700 विक्रमी संवत तक भक्ति काल चलता है। रीतिकाल का समय दिया 1700 से 1900 विक्रमी संवत और गद्य काल का समय दिया 1900 विक्रमी संवत से लेकर आज तक। तो ये शुक्ल जी द्वारा दिया गया विभाजन है और इसमें जो मुख्य बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी, ये आदिकाल और आधुनिक काल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के दिए हैं, लेकिन आप इसको बेहतर समझ पाएं इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में इन नामों की चर्चा भी आपसे कर दी है। अब आइए दोस्त इन्हीं चीजों की चर्चा करते हैं और चलते हैं आदिकाल के नामकरण पर। आदिकाल के नामकरण का अर्थ है कि आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने क्या नाम दिया है। देखिए यहाँ शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण चर्चा बता दूं, मैंने इसीलिए कल भी आपसे यही बात कही थी दोस्त, क्यों मैंने हिंदी साहित्य इतिहास से शुरू किया सुपर टेट की वीडियो बनाना, इसलिए किया कि यही पोर्शन है जो आपके लिए सबसे कठिन पोर्शन होता है। व्याकरण तो आप टेट में पढ़ के आए हैं, पास होकर के आए, ये पोर्शन सबसे कठिन है और इसको मैं अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं, बहुत विधिवत, ताकि यहाँ के क्वेश्चनों को धड़ाक से मारिए और नंबर हाई हिंदी में गेन कर लीजिए। यही हिंदी की कुंजी है नंबर ज्यादा पाने की। ये पोर्शन जिसका कमजोर हुआ वो हिंदी में दब जाएगा। चलो दोस्त, तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग नाम दिया और यहां से कम आप उठाकर देख लीजिएगा, टेट सुपर टेट मिला के यहां से कम 4-5 प्रश्न बने हैं लगातार अलग अलग परीक्षा। तो दोस्त आइए एक क्वेश्चन यहां से श्योर करते हैं। हाँ, एक बात आपको और बता दूं, आदिकाल के बाद यदि किसी का नामकरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो रीतिकाल का। तो ये दो के नामकरण तो बिल्कुल एकदम जबान पर होने चाहिए। चलो दोस्त, चारण काल पहला नाम दिया गया, चारण काल जो नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आप जानते हैं मैंने कई बार चर्चा की, पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने किया साहब। और जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने हिंदी साहित्य के पहले काल को चारण काल नाम दिया। चारण काल क्या नाम दिया? चारण कहते किसको हैं ये समझ जाइए, याद रहेगा। देखो दोस्त, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राजा महाराजा अपने मनोरंजन के लिए, अपने साहित्य जो है साहित्यिक वृद्धि के लिए, यश की वृद्धि के लिए, कि इनके दरबार में फला कवि हैं, भाई आप जैसे कहते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, तो इस तरह से अपनी यश वृद्धि के लिए भी अपने दरबार में कवियों को प्रश्रय देते थे। और उसमें से कुछ कवि ऐसे भी थे जो राजा महाराजा की जो है कार्यों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों की चढ़ा बढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रशंसा करते थे और ऐसे कवियों को चारण कहा जाता था। पृथ्वीराज व्यासों का कवि चंद्रबरदाई भी खुद एक चारण कवि था। तो चारण काल क्यों? इन्होंने कहा कि साहब इस काल में जो ज्यादातर रचनाएं हैं वो चारण कवियों द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। मतलब 1050 से 1375 के बीच की अधिकांश रचनाएं चारण कवियों द्वारा लिखी गई हैं, जिसे आधार बना करके इन्होंने इसका नाम दिया चारण। ठीक है, आगे नंबर 2 पर चलते हैं। मिश्र बंधु, मैंने बताया 3 भाई थे न, श्याम सुख गणेश, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तो इन्होंने जो है मिश्र बंधुओं ने पहले काल को आरंभिक काल नाम दिया। आरंभ मतलब आप जानते ही हैं शुरुआत, तो इस नाम में कोई विशिष्टता नहीं थी, बस उन्होंने ये कहा कि हिंदी साहित्य यहां से शुरू होता है इसलिए इसे आरंभिक काल नाम दिया जाना चाहिए। नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण काल जो पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया वीर गाथा काल। देखिए वीर, जरा इस शब्द को खंड करिए, वीर गाथा काल, वीर धन गाथा धन काल, ठीक, मतलब वीरतापूर्ण गाथाओं का काल। तो चारण कवि जो थे उन्होंने ज्यादातर वीर रस प्रधान रचनाएं की, तो इस काल में वीर रस प्रधान रचनाओं की प्रधानता है, जिसे ध्यान देते हुए शुक्ल जी ने कहा कि इसे वीर गाथा काल नाम दिया जाना चाहिए। तो चारण काल और वीर गाथा काल नाम में मूल अंतर यह है कि कवि को ध्यान में रखेंगे तो चारण काल नाम देंगे और रचना को ध्यान में रखेंगे तो वीर गाथा काल नाम देंगे। तो शुक्ल जी ने रचना को ध्यान में रखकर इसे वीर गाथा काल नाम दिया। ठीक, अगला आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सबसे पहले तो यहाँ एक प्रश्न आप जान लीजिए, अगर पूछा जाए सर्वमान्य नाम कौन सा है, कौन सा नाम सबसे ज्यादा मान्य हुआ है, तो वो है हमारा आदिकाल। ठीक, आज भी आप जो है पहले काल को आदिकाल के नाम से ही जानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि साहब ये आदि का मतलब प्रारंभ, तो उन्होंने कहा कि यहीं से हिंदी साहित्य प्रारंभ होता है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदी साहित्य की तमाम ऐसी विधाएं हैं जिनका आदि स्रोत पहले काल में है और वो विधाएं बाद में चलकर विकसित हुई। तो इन दोनों दृष्टियों से उन्होंने इसे आदिकाल नाम दिया, जो सर्वाधिक मान्य हुआ।
सिद्ध सामंत काल नाम दिया किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। देखिए यहाँ पहली बार यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है कि पहली बार दोहरा नामकरण किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने। क्यों? इन्होंने एक नाम नहीं दिया, दो नाम दिया। क्या? एक नाम दिया सिद्ध और एक दिया सामंत काल। सिद्ध का मतलब है, देखिए भक्त आदिकाल में, हम आगे आपको पढ़ाएंगे बताएंगे, आदिकाल में केवल वीरता परक रचनाएं ही नहीं है। एक तरफ जहां वीरता परक रचनाएं लिखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ भक्ति की रचनाएं भी लिखी जा रही थी। तो जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने दोनों को आधार बनाया। भक्ति में सिद्ध इसके सबसे प्रमुख 3 धाराएं थी, सिद्ध, नाथ, जैन। तो उन्होंने सिद्धों को बेस लिया, सबसे प्रमुख सिद्ध ही थे इसमें, तो उन्होंने सिद्धों को नाम लिया। तो यहाँ सिद्ध का मतलब भक्ति साहित्य से है, और सामंत का मतलब आप जानते हैं राजा महाराजा, तो वीर गाथा वाले जो हैं राजाओं से है। तो इस तरह से इन्होंने इसे दोहरा नामकरण किया, सिद्ध सामंत काल, अर्थात भक्ति और वीरता का मिला जुला काल। इसके बाद ये प्रश्न पिछली बार सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बीज वपन काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप जानते हैं द्विवेदी युग का नामकरण आपके नाम पर हुआ है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक रहे हैं आपने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया जो है, और इन्होंने नाम दिया बीज वपन काल। बीज का मतलब आप जानते हैं सीड, वपन माने जमना, काल माने समय, मतलब आगे जो प्रवृत्तियां विकसित हुई उनका अंकुरण कहाँ हुआ? इसी काल में हुआ। इसीलिए इन्होंने इसे बीज वपन काल नाम दिया, बीजों के जमने का काल, प्रवृत्ति रूपी बीजों के जमने का काल। ये पिछली बार सुपर टेट में आया क्वेश्चन भी है। अगला आते हैं दोस्त, संधि काल एवं चारण काल। राम कुमार वर्मा जी ने राहुल सांकृत्यायन जी के दोहरे नामकरण को अनुसरण किया और इसे 2 नाम दिया, संधि काल एवं चारण काल। देखिए संधि काल नाम इन्होंने दिया भाषा की दृष्टि से। किस दृष्टि से? भाषा की, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे, इस काल में अपभ्रंश और औहट 2 भाषाएं थी और दोनों एक दूसरे से मिल रही थी। तो संधि का मतलब ही होता है 2 का मेल। तो ये काल अपभ्रंश और औहट भाषाओं के मेल का काल है, इसलिए उन्होंने भाषा की दृष्टि से इसे संधि काल नाम दिया। और चारण काल, जैसा कि हमने यहाँ आपको स्पष्ट कर दिया है कि इस काल में लेखक जो कवि थे वो ज्यादातर चारण थे, तो इसलिए इन्होंने दोहरा नामकरण किया। रामकुमार वर्मा साहब ने भी संधि काल और चारण काल, लेकिन पहली बार दोहरा नामकरण किसने किया? राहुल सांकृत्यायन जी ने। चलिए अब आते हैं अगले काल की ओर, गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त महोदय ने जो है इसे नाम दिया प्रारंभिक काल ना। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, कल हमने चर्चा की थी, और अपनी पुस्तक में इस काल को नाम दिया प्रारंभिक काल। देखिए दोस्त, कहीं कहीं मैं आपको एक चीज बता दूं, यहीं कुछ गाइड टाइप की किताबों में आरंभिक प्रारंभिक में अंतर मिल सकता है, ये नाम यहाँ और ये नाम यहाँ मिल सकता है, लेकिन ये मान लीजिएगा कि एकदम गलत है। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक कहा है और गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक कहा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो गणपत चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा। प्रारंभिक काल भी वही चीज है, प्रारंभ माने शुरुआत का काल, यहीं से हिंदी साहित्य शुरू होता है, इसलिए इस काल को प्रारंभिक काल या शुरुआत का काल कहा गया। दूसरा वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया, ये शुक्ल जी के नाम का ही अनुकरण है, बस उन्होंने वीर गाथा कहा था, इन्होंने वीर का दिया, गाथा हटा दिया, तो इस नाम का कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है वीर काल नाम किसने दिया, ठीक है। अब चूंकि इसको इसलिए पूछा जाता है, वीर काल आने पे बहुत से बच्चे शुक्ल जी के वीर गाथा से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा कि वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। अपभ्रंश काल, अपभ्रंश मैंने आपको बताया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और आपको एक चीज यहाँ अच्छी बता दूं दोस्त, धीरेन्द्र वर्मा साहब जो हैं ये पूरी तरह से भाषा वैज्ञानिक है, और भाषा वैज्ञानिक होने के कारण इन्होंने भाषा की दृष्टि से नामकरण किया और इसे अपभ्रंश काल नाम दिया। चूंकि इस काल में जो मुख्य रचनाएं शुरुआत की हैं इस काल के, वो अपभ्रंश भाषा की ही हैं, तो उन्होंने अपभ्रंश नाम दिया भाषा की दृष्टि से। यद्यपि यह प्रश्न भले अच्छा बनता है, लेकिन यह नामकरण बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये रहा दोस्त, और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो ये एकदम जुबान पर अपने नाम की तरह रटा होना चाहिए। चलिए आइए चलते हैं अब हिंदी साहित्य के दूसरे काल की ओर, जिसका नाम है भक्ति काल। दोस्त ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग कि भक्ति काल जो है, ये भक्ति काल को सबसे पहला याद रखिएगा स्वर्ण युग कहा जाता है। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कहीं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। टेट सुपर टेट मिला के कई बार पूछा गया प्रश्न है,
चलिए आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, घबराइए नहीं। नाम और इतिहासकार। माध्यमिक काल कहा इसे मिश्र बंधुओं ने, चूंकि आप जानते हैं कि माध्यमिक काल को दो भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक उत्तर माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक माने भक्ति काल, उत्तर माध्यमिक माने रीति काल। तो इसे माध्यमिक काल कहा, मध्य का काल कहा, कोई खास नामकरण नहीं है। भक्ति काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और यही नाम सर्वमान्य है आज भी, ठीक है। इसे पूर्व मध्य काल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। मैंने बताया ना कि भाई देखिए, अगर चार में भक्ति और रीति को बीच में कर दीजिए तो शुरू आदि है और अंत जो है आधुनिक है। तो दो भाग हो गए बीच में, भक्ति और रीति। भक्ति में पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल माने रीति काल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे पूर्व मध्यकाल नाम दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरे दोस्त, भक्ति काल नाम जो है वो ज्यादा चर्चित हुआ। चलिए अब आइए चलते हैं रीतिकाल। मैंने आपसे कहा आदिकाल के बाद यदि कोई काल सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो रीतिकाल पूछा जाएगा। ये दो के नामकरण बिल्कुल जबान पर रखिएगा दोस्त। रीतिकाल का नामकरण, नाम और इतिहासकार। किस इतिहासकार ने इसे क्या नाम दिया है? अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। एक्चुअली क्या था, इसमें जो काव्य था उसमें अलंकार, छंद, रस आदि का कवि जानकर प्रयोग करता था और अपनी कविता को ज्यादा से ज्यादा अलंकृत करने का प्रयास करता था ना। समझिए, कविता को वो ब्यूटी पार्लर भेजकर तब लिखता था, ठीक। तो अलंकृत करने की जो यहाँ प्रवृत्ति थी कविता को, इस कारण इसको ध्यान में रख करके मिश्र बंधुओं ने कहा इसे अलंकृत काल नाम दिया जाना चाहिए। नंबर 2, रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए, हम जब रीतिकाल में आएंगे तो वहां इस चीज की चर्चा करेंगे। रीति का मतलब ये होता है कि किसी चीज का लक्षण देना और उसका उदाहरण देना। जैसे हमने लक्षण दिया कि जिस छंद के प्रत्येक 4 चरण हो और हर चरण में 16-16 मात्रा हो उसे चौपाई कहते हैं, और उसका एक उदाहरण दे दिया। तो ये लक्षण और उदाहरण की यही परंपरा रीति कहलाती है। और इसी को इस काल में ज्यादातर जो है कवियों ने क्या किया है कि साहित्य की विभिन्न विधाओं को लिया, रस लिया, छंद लिया, अलंकार लिया, गुण लिया, दोष लिया और उनके लक्षण दिए और उनके उदाहरण दिए। तो इस तरह से लक्षण उदाहरण को ध्यान में रख करके इस काल को शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया। दूसरा, श्रृंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने श्रृंगार काल नाम दिया। और मैं आपको एक बात यहां बता दूं, अलंकृत काल और श्रृंगार काल ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, तो ये दो तो एकदम जुबान पर रटे होने चाहिए। श्रृंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा कि इसमें श्रृंगार, यह जो काल है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसलिए इसे श्रृंगार काल नाम दिया जाना चाहिए। अपकर्ष काल कहा गणपत चंद्र गुप्त जी ने। यद्यपि बड़ा अच्छा नामकरण दिया था गणपत चंद्र गुप्त जी ने। वास्तव में कविता का मतलब केवल जो है सुंदरता प्रदान करना या केवल आनंद प्रदान करना नहीं है दोस्त। कविता का मतलब होता है जो है समाज को एक संदेश भी देना। और इस काल की जो कविताएं हैं वो केवल श्रृंगार आदि की दृष्टि से ही हैं, उनमें कोई विशेष संदर्भ, कोई विशेष जो है उसमें जो है लोगों के लिए कोई भी संदेश नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा यह अपकर्ष का काल है। वास्तव में यह काल साहित्य की दृष्टि से अपकर्ष का ही काल है। कला काल नाम दिया किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। इन्होंने कहा इस काल में जो है कला अर्थात विभिन्न विधाओं का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया है, इसलिए ये कला काल नाम दिया। तो इसमें आपको 2 नाम तो बिल्कुल याद रखने चाहिए एकदम जबान पर, श्रृंगार काल और अलंकृत काल, बाकी इनको भी ध्यान में रखें। और मित्र, अब चलते हैं आधुनिक काल के नामकरण की ओर। आधुनिक काल जो हमारा आता है 1857 ईस्वी के बाद का जो काल आता है, जिस काल में गद्य साहित्य का प्रयोग प्रचुर मात्रा में, आप जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद भारत में एक नवीन चेतना का जन्म हुआ और अब लोगों ने पद्य के स्थान पर गद्य को अपनी भाषा बनाने का प्रयास किया। क्योंकि न हर व्यक्ति कविता लिख सकता है, न हर व्यक्ति कविता समझ सकता है, लेकिन गद्य सब लिख सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अब गद्य को ज्यादा माध्यम बनाया गया और इस चीज को ध्यान में रख करके जो है आगे नामकरण किए गए। लेकिन चूंकि यह वर्तमान काल था, आज का काल था, इसलिए मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल नाम दिया, कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो मैंने अभी आपको बताया, गद्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर इसे गद्य काल नाम दिया। यद्यपि यह एक अच्छा नाम है, लेकिन ज्यादातर विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिए गए आधुनिक काल नाम के पक्ष में है। उनका यह कहना है कि आधुनिकता का जो समावेश है वो इस काल में आकर के होता है, इसलिए इसे आधुनिक काल नाम दिया जाना चाहिए। अब जो ये प्रवृत्तियां गद्य आदि हैं वो भी आधुनिकता का एक अंग बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्त ये रहा हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक, आदिकाल की चर्चा वहां से शुरू करेंगे, एक एक काल को लेकर के अब हम उसकी चर्चा शुरू करेंगे। ठीक, तो अगर इतना आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो मैं गारंटी से कहता हूं सुपर टेट में 1 नंबर पक्का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।